हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने एक ऐसे ग्रेट पर्सन की लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ जिन्होंने साइंस के फील्ड में बड़ी से बड़ी डिस्कवरीज देकर वर्ल्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं। आज मैं न इनके सिर्फ बायोग्राफिकल डिटेल्स को बताऊंगी आपको, बल्कि अपने करियर के फील्ड में सक्सेस को अचीव करने में इनको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ा, उन सब पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगी। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है और एक ग्रेट फिलोसोफर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ आइजैक न्यूटन की, जो लाइट थियरी यानी प्रकाश का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल लॉ गुरुत्वाकर्षण के नियम और लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम के लिए काफी फेमस हैं। इनके अलावा न्यूटन अपनी बुक प्रिंसिपिया, जिसे फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका के नाम से भी जाना जाता है, के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। न्यूटन की यह बुक विज्ञान के इतिहास में अब तक की सबसे प्रभावशाली बुक है। अलेक्जेंडर पोप, जो कि एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं, पोएट है, क्रिटिक हैं, न्यूटन के बारे में कहते हैं, नेचर एंड नेचर्स लॉस ले हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। अलेक्जेंडर पोप ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है न्यूटन को। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि न्यूटन के साइंटिफिक डिस्कवरीज नेचुरल वर्ल्ड को प्रकाशित किया, इस वर्ल्ड को अंधकार से प्रकाश की ओर लाया। प्रकृति और प्रकृति के नियम अंधकार तले दबे थे। ईश्वर ने कहा अब न्यूटन का आविर्भाव हो, जिसे सर्वत्र प्रकाश हो। ये अलेक्जेंडर पोप के शब्द थे न्यूटन के लिए। अब मैं फोकस करूंगी न्यूटन के अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन पे। इंग्लैंड के जूलियन कैलेंडर के मुताबिक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 में इंग्लैंड के लिंकोशायर के एक छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में हुआ था। वुल्सथॉर्प वीथम नदी के पास की पहाड़ी की एक तलहटी में स्थित था। उस टाइम इंग्लैंड भी गांव और खेतों का देश था, जो धीरे धीरे डेवलप किया। न्यूटन का जन्म एक अनपढ़ फैमिली में हुआ था। यह सच है कि न्यूटन का जन्म एक अनपढ़ फैमिली में हुआ था और उनके दादाजी के फार्म हाउस में सेब के पेड़ थे और हरी भरी भूमि पर भेड़ें चरा करती थी। न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन था और माँ का नाम हन्ना एस्कॉफ था। न्यूटन का जन्म प्री मैच्योर हुआ था, जिसकी वजह से न्यूटन जन्म के टाइम उनका वेट काफ़ी नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था और उनके बॉडी का साइज भी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा काफ़ी छोटा था। न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और जब वे मात्र 3 साल के थे तो उनकी माँ ने बर्नॉब्स स्मिथ नाम की एक धनी व्यक्ति से, जो कि उनके माँ से उम्र में दुगुने थे, उससे मैरिज कर ली। उनकी माँ का सेकेंड मैरिज न्यूटन के लिए इस कम उम्र में काफ़ी संकट का समय रहा। उनकी माँ ने अब वुल्सथॉर्प में न्यूटन को उनकी दादी के देखरेख में छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ चली गई। यानी न्यूटन अब अपने दादी के देखरेख में रहे, क्योंकि उनकी माँ सेकेंड मैरिज करके अपने पति के साथ चली गई थी। जब न्यूटन को गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया तो वहां के टीचर ने उन्हें मंद बुद्धि बालक घोषित कर दिया और शिकायत की कि इसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब कुछ सही हो गया। बहुत जल्द ही न्यूटन अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। तुरंत ही उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, मैथ्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। चूंकि वे एक अनाथ बालक थे, वे मानसिक परेशानियों से घिरे रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे। इतनी कम उम्र में अपने पेरेंट्स की कमी की वजह से कभी कभी वे इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे कि वे इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि काश उनकी सौतेले फादर की डेथ हो जाए और उनकी माँ की भी डेथ हो जाए। कभी कभी वे डिप्रेस्ड भी हो जाते थे और उन्हें अपना जीवन भी व्यर्थ लगता था और अपने लाइफ को भी ख़त्म करने का उन्हें मन होता था। न्यूटन को बचपन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा।
होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यह कहावत न्यूटन के बचपन के चरितार्थ पे फिट बैठती है। न्यूटन नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु इतना अवश्य जानते थे कि उन्हें खेत में भेड़ चराने या खेती बाड़ी का काम नहीं करना है, क्योंकि उनको इन सब कामों में मन नहीं लगता था। वे अधिकांश समय जड़ी बूटियां खोजने तथा बुक्स स्टडी में गुजारते थे। उनके अंदर हर चीज को जानने की काफी जिज्ञासा होती थी। वे बड़ी उत्सुकता से प्राकृतिक चीजों को देखते थे और उसके रहस्य को जानना चाहते थे। न्यूटन के मन में अनेक विचार उठते थे। जब तारे आसमान की काली चादर में छुप जाते थे और पीला मुरझाया सुस्त सा चंद्रमा भी छुप जाता था और सूरज दिन भर चलता है, वे आकाशीय पिंड को जानना चाहते थे। ईयर 1653 में जब न्यूटन 10 वर्ष के थे, तब उनकी माँ के दूसरे पति स्मिथ की डेथ हो गई और वह अपने 3 बच्चों के साथ वुल्सथॉर्प फिर से वापस लौट आई। अब उनकी माँ ने न्यूटन को गांव के एक स्कूल से निकालकर 8 मील दूर ग्रांथम में एजुकेशन के लिए भेजी। अब न्यूटन रोजाना 8 मील दूर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। हालांकि इतनी कम उम्र में इतने दूर तक जाना न्यूटन के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। अब न्यूटन काफी मेहनत और लगन से स्टडी करने लगे और केवल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने काफी नॉलेज हासिल कर लिया। इसी कम उम्र में उन्होंने दीवारों पर खुरचकर आर्किमिडीज के चित्र बनाए थे। आगे चलकर न्यूटन के मामा ने न्यूटन की मां को सलाह दी कि वे न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी कराए। अब 2 वर्ष के लिए ग्रांथम के स्कूल में न्यूटन के एक टीचर स्ट्रोक्स ने न्यूटन को अलग से पढ़ाया और इतनी अच्छी से उनकी प्रिपरेशन कराया कि न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन 5 जून 1661 को हो गया। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही न्यूटन की दुनिया हो गई। न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीजर के रूप में एडमिशन मिला। अब ये सीजर क्या होता है? एक्चुअली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस टाइम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में रखा जाता था। फर्स्ट कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स नोबल मैन कहलाते थे, जो गाउन्स पहनते थे और ऊंची टेबल्स पे खाना खाते थे। ऐसे स्टूडेंट्स को कम परीक्षाएं देने से ही डिग्री मिल जाती थी। सेकेंड कैटेगरी में पेंशनर्स आते थे, जो ट्यूशन फीस देते थे। और तीसरे कैटेगरी में सीजर्स आते थे, जो दूसरे छात्रों को की सेवा करते थे और काम करते थे। उच्च कैटेगरी वाले छात्रों को खाना खिलाना और उनके रूम्स को क्लीन करना और लास्ट में खुद खाना खाना। तो न्यूटन का एडमिशन भी इसी सीजर कैटेगरी में हुआ था, जो कि 3rd कैटेगरी में आता था। वे दूसरे छात्र उच्च कैटेगरी वाले छात्रों की सेवा करते थे, उनके रूम्स के क्लीन करते थे और वो लास्ट में खुद खाना खाते थे। खैर जो भी हो, लेकिन न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हुए काफ़ी प्राउड फील होता था और उनका पर्पस था कि वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ काफ़ी नॉलेज को अचीव करना। न्यूटन जब 3rd ईयर में गए तो डेस्कार्टस, हॉब्स और बॉयल का दर्शन शास्त्र पढ़ा। गैलीलियो की कोपरनिकन एस्ट्रोनॉमी के मैकेनिक्स ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने कैपलर की ऑप्टिक्स भी पढ़े। अब ईयर 1664 में न्यूटन के नॉलेज और आइडियाज इतने डेवलप हो गए कि उन्होंने अपने टेक्स्ट का शीर्षक लैटिन भाषा में लिखा, जिसका मतलब होता है प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, परंतु मेरा सबसे अच्छा मित्र है सत्य। यानी अब वो ट्रूथ को सबसे अच्छा मित्र मानते थे। उनकी यह विचार इस बात को दर्शाता है कि वे प्रारंभिक जीवन से ही एक स्वतंत्र विचारक थे। यह सच है कि शुरुआती दिनों में न्यूटन मैथ्स में कमजोर थे, लेकिन अब वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से मैथ्स में छा गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैरो ने अपनी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स में न्यूटन को एक अलग प्रतिभाशाली स्टूडेंट के रूप में मानते थे। 20 अप्रैल 1664 को न्यूटन को स्कॉलर चुना गया और अप्रैल 1665 में उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली। ईयर 1665 में महामारी की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई और फिर ईयर 1667 तक बंद रही, जिस वजह से न्यूटन को अब वुल्सथॉर्प वापस लौटना पड़ा। फिर अप्रैल 1667 में महामारी की समाप्ति होने पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
फिर से खुल गई और तब न्यूटन ने फेलोशिप के लिए आवेदन किया। अब न्यूटन की मेहनत रंग लाई। अब अक्टूबर में ट्रिनिटी कॉलेज की माइनर फेलोशिप के लिए न्यूटन का चयन हुआ। अब इस फेलोशिप के मुताबिक न्यूटन की लाइफ चमक गई। अब उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा रहने के लिए रूम मिल गया। अब उन्हें प्रति वर्ष 2 पाउंड, एक कमरा, एकेडमिक कम्युनिटी की अस्थायी मेंबरशिप और लाइब्रेरी यूज करने की फ्रीडम भी मिल गई। उस टाइम हर फेलो को शपथ दिलाई जाती थी वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसमें शपथ लेने के दौरान हर फेलो कहते थे, मैं अपनी संपूर्ण आत्मा से क्राइस्ट का धर्म अपनाऊंगा, मैं अध्यात्म को अपने अध्ययन का उद्देश्य रखूंगा, समय समय पर मिलने वाले पवित्र आदेशों का पालन करूंगा, अन्यथा कॉलेज से त्याग पत्र दे दूंगा। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनमैरिड रहना था। अब जुलाई 1668 में न्यूटन को मेजर फेलोशिप प्रदान की गई, जिसके तहत उन्हें टेबल पर खाना खाने की अनुमति मिल गई। जुलाई 1669 में प्रोफेसर बैरो ने कोशिश की कि न्यूटन की गणितीय उपलब्धियां दुनिया के सामने आए। प्रोफेसर बैरो ने अपने शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होने में न्यूटन की सहायता लिया और जब 1669 में उनका सारा रिसर्च वर्क प्रकाशित हुआ तो उन्होंने प्रशंसापूर्वक न्यूटन का आभार व्यक्त किया। इसके बाद प्रोफेसर बैरो ने अपने पोस्ट से त्याग पत्र देकर वह पोस्ट न्यूटन को देने की सिफारिश की। अब न्यूटन 27 वर्ष से भी कम उम्र में ल्यूकेशियन प्रोफेसर बन गए। ठीक है, अब मैं फोकस करूंगी न्यूटन की डिस्कवरीज एंड अचीवमेंट्स पे। न्यूटन अपने जीवन की ज्यादातर ऊर्जा और समय रसायन, अध्यात्म और इतिहास जानने पर खर्च करते थे। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने डिफरेंशियल तथा इंटीग्रल कैलकुलस की नींव डाल दी थी, जबकि लीबनीज ने इसे वर्षों बाद खोजा था। उन्होंने बाद के वर्षों में यह लिखा था कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के वे इन्हीं 2 वर्षों में समझे थे और उन्होंने किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। वे हमेशा अपने डिस्कवरीज और को पब्लिश कराने से हिचकते थे और जब तक उनकी डिस्कवरीज लोगों के सामने आता उसका श्रेय कोई और ले जाता था, जबकि न्यूटन ने वह खोज काफी पहले ही कर लिए होते थे। न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत देकर दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए। वे जीवन भर कैलकुलस के विकास में लगे रहे। उन्होंने ईयर 1688 में पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। ईयर 1689 में न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MP भी सिलेक्ट किया गया। अब मैं फोकस करूंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, अर्थात कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लगाने वाले बल का समानुपाती होता है तथा लगाए गए बल की दिशा में होता है। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब मैं फोकस करूंगी आइडिया ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन के दिमाग में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की बात कहाँ से आई? न्यूटन ने जब वुल्सथॉर्प में एक गार्डन में एक पेड़ से सेब की डाल से सेब को गिरते देखा, उन्हें यह आइडिया वहां से मिला। यह आइडिया वहां से उनके दिमाग में उत्पन्न हुआ और न्यूटन ने यह प्रूफ करके बताया दुनिया को कि कोई भी वस्तु ऊपर से गिरने पर सीधे पृथ्वी की ओर आती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती है। न्यूटन ने यह भी कहा कि गुरुत्वाकर्षण सर्वव्यापक है तथा ब्रह्मांड में स्थित सारे पिंड एक दूसरे को इसी बल से आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम 23 इयर्स की छोटी उम्र में ही खोज लिया था,
जबकि उसका प्रकाशन कई वर्षों बाद हुआ। इसके अलावा न्यूटन जीवन और मृत्यु की सारी क्रियाओं की जांच करके बताया कि प्रकृति की सारी वस्तुएं नाशवान हैं, यानी सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएगी। पदार्थों के सड़ने के बाद फिर नए पदार्थ बनते हैं। उनके अनुसार यह संसार लगातार मरता और दोबारा जन्म लेता रहता है और जीवन मृत्यु की इस सतत प्रक्रिया को चलाने के लिए अवश्य ही प्रकृति ने कोई सक्रिय शक्ति विद्वान है। अब मैं फोकस करूंगी न्यूटन एज अ राइटर। रिसर्च और डिस्कवरीज के साथ साथ न्यूटन एक अच्छे राइटर भी थे। सिर्फ 42 इयर्स की एज में न्यूटन अपनी बुक प्रिंसिपिया के पब्लिश होने के साथ काफी मशहूर हो गए वर्ल्ड में। इसके अलावा उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखे, जैसा कि ऑब्जर्वेशंस अपॉन द प्रोफेसिस, ऑप्टिक्स, न्यूटन्स फिलोसफी ऑफ नेचर, द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम्स, एटसेट्रा। न्यूटन द्वारा लिखित कई टेक्स्ट उनके जीवित रहते प्रकाश में नहीं आए। अब मैं फोकस करूंगी बिलीफ एंड डिसबिलीफ इन गॉड। न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते हुए हर वर्ष धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहने की शपथ ली थी। वह ईश्वर में विश्वास करते थे। वे इस बात को मानते थे कि इस सृष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, अजर अमर है। आगे चलकर न्यूटन को ईश्वर में विश्वास और नास्तिकता के बीच मन में यह सवाल उठने लगा कि यदि ईश्वर अपरिवर्तनीय है तो धर्म क्यों नहीं। न्यूटन ने हिब्रू स्कॉलरशिप के तहत अध्ययन किया। धर्म के इतिहास का अध्ययन करते हुए उन्होंने प्राचीन लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और फ्रेंच भाषाओं में लिखी बाइबल पुस्तकें एकत्रित की तथा अंग्रेजी में अनुदित नई बाइबल की तुलना उनसे की। काफी अध्ययन के बाद न्यूटन ने पाया कि यीशु की मूल बातों से ईसाईयत काफी दूर चली गई है। वे सत्य को ढूंढना चाहते थे। अब न्यूटन को धर्म में विश्वास डगमगा रहा था। वे इंग्लैंड के चर्च के तत्कालीन विश्वासों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें लगा कि इस रूढ़िवादिता को और अधिक चलने देने से अच्छा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र दे दिया जाए। फिर ईयर 1679 में उनकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब होने पर वे लिंकोशायर वापस लौट गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपनी माँ की सेवा की उन्होंने। अब मैं फोकस करूंगी न्यूटन की मैरिटल स्टेटस के बारे में। न्यूटन ने कभी मैरिज नहीं की। वे पूरी लाइफ अनमैरिड ही रहे। चूँकि प्रारंभ से ही न्यूटन का स्वभाव मैत्रीपूर्ण नहीं था, उनके कोई मित्र नहीं थे और न ही उनकी वाइफ, जिस वजह से आगे चलकर कभी कभी वे अकेलापन भी महसूस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी न्यूटन को रात में मैरिड लाइफ की इच्छाएं, भावनाएं उन्हें बेचैन कर देती थी, लेकिन शुरू से ही न्यूटन संयमी स्वभाव के थे। वे सन्यासी प्रवृत्ति को बनाए रखते थे। वे अपनी इच्छाएं और भावनाओं को दूर करने के लिए बुक्स पढ़कर अवांछित विचारों को दूर करते थे। अब मैं फोकस करूंगी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ईयर 1693 की गर्मियों में न्यूटन की हेल्थ इश्यू बढ़ने लगी। वे अब भोजन कम ले रहे थे और उन्हें नींद भी कम आ रही थी। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका पोस्ट अभी भी सुरक्षित था, लेकिन वे अब वहां लेक्चर देने शायद ही कभी जाते थे। ईयर 1696 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, वहां से अब त्याग पत्र दे दिए, क्योंकि उनका राजकीय उच्च पद का सपना अब पूरा हो गया था। मोंटेग, जो न्यूटन के कैम्ब्रिज के जमाने से जानते थे, इस आधार पर राजा ने उन्हें अप्रैल 1696 में मिंट का वार्डन नियुक्त किया गया न्यूटन को, और फिर ईयर 1699 में न्यूटन को मिंट का मास्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद वे आखिरी समय तक इसी पोस्ट पर बने रहे। फिर ईयर 1701 में न्यूटन को फिर से संसद में अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया और 1703 में रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर वे जिंदगी के बाकी दिन तक रहे और ईयर 1705 में ब्रिटिश सम्राज्ञी एनी ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। अब न्यूटन काफ़ी अमीर हो गए थे। उनके पास सेवा करने के लिए कई नौकर थे और वे अपनी 20 इयर्स की एक भांजी कैथरीन बार्टन को एज ए हाउस कीपर के रूप में रहने के लिए बुला लिया। धीरे धीरे न्यूटन की तबीयत बहुत खराब होने लगी। घंटों दर्द और कष्ट सहने पर उनके माथे से पसीना टपकने लगता था, परंतु वे कभी
रोते नहीं थे, न ही कभी किसी से शिकायत करते थे। उनकी मृत्यु गुर्दे में पथरी के कारण हुई। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने चर्च का धार्मिक अनुष्ठान करने से मना कर दिया था। जब 19 मार्च 1727 को न्यूटन दुनिया को अलविदा कह गए तो रॉयल सोसाइटी ने अपनी जर्नल बुक में लिखा, सर आइजैक न्यूटन की मृत्यु होने से यह पद खाली हो गया है। न्यूटन के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी को कोई वसीयत नहीं लिखी। तो ये है न्यूटन की बायोग्राफी। थैंक यू।